बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हकीकत क्या है में मैं हूं आपका मेज़बान एहसन हमीद राजा। नाज़रीन, आपको बताएं कि आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं गुलाम रसूल सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं, और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं तारिक अली वरिक साहब, प्रेसिडेंट हैं RIUJ के। हम बात करेंगे मुल्क की मौजूदा सिचुएशन के हवाले से दोनों मेहमानों से। आप बहुत मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से अगर बात की जाए तो तहरीक इंसाफ की जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, इस हवाले से इमरान खान का बयान सामने आया है, वो भी एक्स पर। और साथ इसमें जो अहम क़यादत है तहरीक इंसाफ की, उसने सिविल नाफरमानी के खिलाफ बात की है और वो कहते हैं कि जितने भी अहम रहनुमा हैं वो मुखालफत कर रहे हैं। मैं तारिक अली विर्क साहब आपसे पूछूंगा इस हवाले से, क्योंकि जो तमाम तर कंडीशन अभी है, इससे पहले आपने देखा 24 नवंबर का एहतजाज जिस तरह फ्लॉप हुआ और तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उस पर बड़ी हज़ासराई भी हुई, लेकिन अभी एक दफा फिर से जो सिविल नाफरमानी की कॉल दी जा रही है उस पर जो अहम क़यादत है उसका पीछे हटना, और वो ये कह रहे हैं कि इस कॉल को वापस लिया जाए। क्या समझते हैं कि ये जो कॉल है सिविल नाफरमानी की इससे पहले भी हुई थी, तो अब ये कामयाब होती हुई देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया आसिम साहब। देखिए, बात यह है कि ये तहरीक इंसाफ के जो कायदीन है, पहले तो वो आपस में ही कोई फैसला करने से पहले कोई मीटिंग कर ले ताकि सबको पता हो कि तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। और अब इन्होंने जो ऐलान किया और एहतजाज की कॉल दी, और आपने देखा कि किस तरह से मतलब है कि वो लोग आए एहतजाज के लिए और एहतजाज करके गए, किस तरह से वो यहाँ से भागे, और किसी को ये नहीं पता था कि एहतजाज हमने किस तरह करना है, कोई उनकी प्लानिंग नहीं थी, और लोगों को लेके इधर पहुंचे हैं। तो फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी इधर हम रुक जाते हैं, लेकिन जो बुशरा बीबी थी वो कह रही है कि जी हमने हर हाल में डी चौक जाना है, और डी चौक पहुंचने के हवाले से उनकी कोई तैयारी नहीं थी। ज़रा मौसम भी सर्दी का था, और किस तरह से वहां लोगों को जो लेके उन्होंने बैठना है इस हवाले से उनके पास कोई तैयारी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि साहबजादा हुकूमत ने भी अपनी तरफ से जो इंतजाम किए थे वो नहीं चाह रहे थे कि कोई ऐसा इशू बने जिससे लोगों की जाने जाए, या कोई इस तरह का मसला बने जिससे जो एहतजाज करने वाले लोग आए उनमें से कोई किसी ना किसी के साथ इस तरह का वाकया पेश आए कि किसी का जान ही चली जाए। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस तरह से अब ये जो इन्होंने सिविल नाफरमानी की के हवाले से जो उनका बयान आया है एक्स पे, जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो देखिए जब इन्होंने एहतजाज किया डी चौक में, ये बैठे रहे बड़ा अरसा, तो उस दौरान भी आपने देखा कि जो साबिक वजीर आजम थे खान साहब, अब उन्होंने बिजली के बिल जलाए, उन्होंने लोगों को कहा कि हुंडी के जरिए पैसे भेजें। उस वक्त भी उनकी यही सोच थी कि किसी ना किसी तरह से मुल्क को जो है वो नुकसान पहुंचाया जाए, किसी ना किसी तरह से जो है ये हुकूमत जो है वो मजबूर हो जाए कि जी हम इस हुकूमत को छोड़ते हैं, क्योंकि एहतजाज जो है वो हर किसी का हक है, लेकिन ये किसी को हक को नहीं पहुंचता कि मुल्क का नुकसान किया जाए। लेकिन ये तो उस वक्त भी इनकी यही ख्वाहिश थी कि मुल्क को नुकसान पहुंचे, क्योंकि इस तरह की नाफरमानी जो है सिविल नाफरमानी, उससे मुल्क को ही नुकसान पहुंचना है। तो बहरहाल अब ये जो इन्होंने अनाउंस किया है तो अवाम को भी इतनी समझ है, और इनके लीडरान जो है जो ये कह रहे हैं कि ये जो सिविल नाफरमानी के हवाले से कहा गया है तो ये दुरुस्त नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। ये जो इस तरह से करने से मुल्क की मुआशरत पहले कोई इतनी अच्छी नहीं है, मजीद भी जो है वो नुकसान बचाने की कोशिश की जा रही है, और पाकिस्तान में मुआशरत भी बेहतर होगी जो सियासती इस्तेहकाम आएगा। ये बैठ के बात करने को तो तैयार नहीं है। इनकी तो पहले दिन से यही कोशिश रही है कि हम एहतजाज की तरफ जाएं, हम ऐसे इक़दाम करें जिससे जो आवाम परेशान हो, मुल्क का नुकसान हो। ये कभी इन्होंने नहीं सोचा कि मुल्क की बेहतरी के लिए मिल के बैठे, क्योंकि जब इनकी हुकूमत थी तो जो उस वक्त की जमातें थी तो वो तो कहती रही कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, हम आपसे मुआशरत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत जो थी उस वक्त की खान साहब मानने को तैयार नहीं थे। उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम इनको जो है वो जेलों में डालें, हम इन सियासी इंतकाम ले, और उन्होंने सियासी इंतकाम लिया भी और जेलों में डाला भी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जब वक्त तब्दील होता है तो फिर आपके ऊपर भी वो चीजें आएंगी, आपको भी वो उन चीजों का सामना करना पड़ेगा। तारिक अली साहब, आपका पॉइंट आ गया। वो अब आप लोग जेल में है तो आपको तो
محسوس ہو رہا ہے نا کہ جیل کتنی مشکل ہے, تو اسی طرح سے آپ نے لوگوں پہ سیاسی انتقام لیا اور ان پہ جو غلط پرچے دیے, رانا ثناءاللہ پہ جو انہوں نے منشیات کا کیس کیا وہ کس طرح غلط تھا, اور اس وقت کے ان کے وزیر جو تھے وہ اس حوالے سے قرآن پاک اٹھا کے کہنا چاہ رہے تھے کہ جی یہ پرچہ جو ہے یہ مقدمہ جو ہے وہ درست ہے. صحیح آپ کا پوائنٹ کی سوچ ہمیشہ سے نیگیٹو ہے اور اس کا وہ بار بار اظہار کر رہے ہیں. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. غلام رسول صاحب سینئر صحافی وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے اس حوالے سے پوچھوں گا, ایک تو اسلام آباد اور پنڈی کے جو شہری ہیں وہ احتجاجی دھرنوں سے تنگ آ چکے ہیں. یقین جانیے کہ جو تاجر برادری ہے ان کے لیے بھی بے شمار مشکلات ہیں. اسلام آباد اور پنڈی کے جو رہائشی ہیں اس اعتبار سے نہ وہ اپنی جابس پہ جا سکتے ہیں, اسٹوڈنٹ کی پڑھائی کے حوالے سے آپ نے دیکھا کیا کوئی حکومت پراپر کوئی ایک میکنزم نہیں بنا سکتی کہ یہ جتنے بھی احتجاجی ہیں کوئی ایک ایسی جگہ مختص ہو کہ جہاں پہ آ کے پراپر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اور اس کے بعد چلے جائیں جیسے ڈیولپ کنٹریز میں ہوتا ہے. اور ساتھ اس حوالے سے بھی پوچھوں گا تحریک انصاف کی جو سول نافرمانی کی جو کال ہے اسے کتنا اہم دیکھتے ہیں ابھی جو موجودہ کنڈیشن ہے ملک کی اس میں؟ جی بالکل, آپ بجا فرما رہے ہیں کہ پہلا جو آپ کا سوال تھا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اسلام آباد راولپنڈی میں عام شہری جو ہے بری طریقے سے وہ ایک ہیجان کی سی کیفیت ہے. ہر بندہ وہ بھلے نوکری پیشہ ہو, بزنس کر رہا ہو, کاروباری بندہ ہو یا اسٹوڈنٹ ہو, اسے مشکلات کا سامنا ہے. لیکن اس میں ہم قصوروار کسی ایک فریق کو نہیں قرار دے سکتے. جہاں ایجیٹیشن کرنا پی ٹی آئی کا حق ہے وہیں ان کا جو احتجاج کا حق ہے, تو انہیں کسی بھی صورت میں قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو ہم نے دیکھا کہ ان کا مظاہرہ یا ڈی چوک پہ کچھ دن پہلے جو ہوا وہ پرتشدد ہوتا گیا اور دوسری جانب سے بھی تشدد کیا گیا, اور جو صورتحال پیدا ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ اب ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے اور عالمی سطح پر وہ جا چکی ہے. اچھا, ہم ذکر کرتے ہیں کہ حکومت نے تو ایک قانون سازی کر لی کہ بھائی آپ کوئی بھی دھرنا تب تک نہیں دے سکتے جب انتظامیہ سے آپ کی اجازت نہ ہو, اور مخصوص جگہیں مختص کی جائیں گی جہاں پر احتجاج کیا جا سکتا ہے. لیکن ان قانون سازی کو جو ہے پی ٹی آئی نے ردی کی ٹوکری میں وہ نہیں کیا فالو, تو نتیجے میں آپ نے صورتحال دیکھی. اچھا, اب حکومت کا کیا فرض بنتا ہے؟ اگر پروٹیسٹر آتے ہیں احتجاج کرتے ہیں تو اسے مینیج کرنا, انہیں ایک مخصوص جگہ پر محدود کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے, اور انہیں ان کا پرامن احتجاج بھی جو ہے وہ حق ہے. لیکن بدقسمتی سے احتجاج سے 15 دن پہلے آپ پورا اسلام آباد جیم کس لیتے ہو. 15 دن میں جو ذہنی کوفت عام بندوں کو, عام انسان کو, اسٹوڈنٹ کو, نوکری پیشہ انسان ہے اسے اٹھانی پڑتی ہے, تو یہ بڑی بری بات ہے. اچھا, ہم آتے ہیں اب جو سول نافرمانی کی تحریک پہ. سول نافرمانی کی تحریک اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی اناؤنس کر چکی ہے 2013 میں جب 126 دن کا دھرنا ہوا, تو اسی دوران بل بھی اسٹیج سے جلائے گئے اور یہ اسی طرح کے اعلان ہوئے. اس میں کیا ہوا کہ دیکھیں آپ سول نافرمانی کسے کہتے ہیں کہ عام جو شہری ہے وہ ٹیکس دینا بند کر دے, بلز یوٹیلٹی بلز جو ہے وہ دینا بند کر دے, پھر اس کے علاوہ تمام چیزیں جو ہیں ان پہ عمل درآمد نہ ہو, جو حکومتی حکم ہیں انہیں آپ جو ہے نا ردی کی ٹوپی پہ رکھ دیں اور انہیں بجا نہ کریں, ان پہ عمل درآمد نہ کریں. یہ ممکن نہیں ہے. عام انسان جو ہے وہ تمام چیزیں کرے گا. ہاں, پی ٹی آئی یہ کچھ کر سکتی ہے کہ جو باہر ممالک میں پاکستانی موجود ہیں, سمندر پار پاکستانی ہیں, ان کے کچھ لوگ جو ہیں, یعنی آپ کچھ تعداد کر لیں, وہ ٹیکس نہ دیں یا ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں. نتیجہ نقصان کیا ہوگا؟ ریاست کو, مملکت خداداد کو, پاکستان کو نقصان ہوگا جو کسی بھی صورت میں اسے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. دوسری یہ بات کہ پی ٹی آئی میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی میں بھی اس وقت تضاد موجود ہے اس تحریک کو لے کر. تو کسی بھی صورت میں پی ٹی آئی کی یہ تحریک مجھے کامیاب ہوتی قرار دیکھنے میں نہیں آتی. دوسری جانب حکومتی جو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے جو بیان دیا گیا ہے اسے واپس لے لیا جائے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, بیان جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر آیا ہے, ایکس اکاؤنٹ پہ آیا ہے, اور ایکس کا اکاؤنٹ یقینی طور پر عمران خان صاحب بانی پی ٹی آئی ابھی یوز نہیں کر رہے. ان کے بیہاف پہ انہوں نے کسی کو حق دیا ہوگا کہ وہ یوز کر رہے ہوں گے.
तो उस हवाले से बाब मौजूद है कि वाकई ये खान साहब का अपना ऐलान है। और दूसरा ये कि अभी पार्टी के पॉलिटिकल कमेटी बनी हुई है, उसने भी फैसला करना है। जो बाहर क़यादत बैठी है, चेयरमैन है इस वक्त बैरिस्टर गौर, उन समेत जो क़यादत है वो उनका मौक़िफ़ थोड़ा डिफरेंट है। तो उस हवाले से फैसला इसे आप नहीं कह सकते। एक ट्वीट की हद तक, एक सोशल मीडिया स्टेटस की हद तक लिया जा सकता है। अगर इस पे अमल दरामद होता है यकीनी तौर पर वो मुल्क के लिए नुकसान को। तारीख अली वरीद साहब, आप बाखबर सहाफ़ी हैं, आपसे इस हवाले से भी पूछना है। एक तो हुकूमती जितने भी इकदाम हैं वो सहाफ़ियों के लिए भी आप देख रहे हैं, और जिस तरह के मामला चल रहे हैं, इससे पहले आपने देखा मतीउल्लाह जान को जैसे उठाया गया। साथ अगर बात की जाए जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है, जिस तरह 24 नवंबर का उन्होंने एहतजाज किया, उसके बाद कोई ऐसी मुश्किलात जो देख रहे हों हुकूमत के लिए जो स्पेशली तौर पर हों, क्या पीपल्स पार्टी से कोई खतरा हो सकता है या JUI से? जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान के कुछ बयानात हैं, क्या समझते हैं आने वाले दिनों में हुकूमत को कोई मुश्किलात सामने आ रही हैं? देखिए जी, बात यह है, हुकूमत की मुश्किलात पहले जितनी ज्यादा थी अब वो उतनी नहीं रही। तो साफ ज़ाहिर है मसाइल तो हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर जो है वो स्टेबल होगी, उसके हवाले से मसाइल तो हैं। इसी वजह से आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मुलाकात की है, और वजीर आज़म ने भी उनसे राब्ता किया है। मुलाकातों का सिलसिला जारी है। राना सनाउल्लाह साहब भी उनके पास गए थे। तो साफ ज़ाहिर है हुकूमत को भी जरूरत है सपोर्ट की, और सपोर्ट के बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। और जो उनके पास मैंडेट है वो इतना नहीं है कि वो सारे फैसले जो है वो खुद कर सकें, और उनको दीगर सियासी जमातों की जरूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल जो है, जिस तरह आपने बात की है आज़ादी सहाफ़त के हवाले से, तो आज़ादी सहाफ़त में जब भी कोई हुकूमत अपोजिशन में होती है तो उनको आज़ादी सहाफ़त का जो है वो होता है कि मुल्क में आज़ादी सहाफ़त होनी चाहिए, वो आज़ादी सहाफ़त को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो ही वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो सब चीजें भूल जाती है। हमने देखा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था तो हमने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ जो है वो हमारी जदोजहद जारी थी, और हमने 24 घंटे का धरना जो है वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर दिया। तो उस वक्त जो मौजूदा वजीर आजम थे वो 2 मरतबा हमारे उस एहतजाज में आए, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 2 मरतबा आए, मौलाना फजलुर रहमान आए, और इन तमाम सियासी जमातों के जो उस वक्त अपोजिशन में थी इनके तमाम सियासी कायदीन हमारे एहतजाज में आए। लेकिन आज जब ये खुद जो है वो हुकूमत में है तो आप देख लें कि किस तरह आज़ादी सहाफ़त पे हमले हो रहे हैं, और किस तरह से जो है वो मतीउल्लाह जान को गिरफ्तार किया गया, और उन पे किस तरह का मुकदमा बनाया गया। और वो मुकदमा जो बना है मौजूदा हुकूमत के दौर में, तो उसको तो उनके अपने जो वजीर थे राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने भी फेस किया हुआ कि किस तरह से उन पे भी मंशियात का केस डाला गया। हालांकि मतीउल्लाह जान जो है वो सिगरेट तक नहीं पीते, हम उनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। तो देखिए ये चीजें जो है वो आज़ादी सहाफ़त पे हमले होते रहे हैं, हर दौर में हुए हैं। मौजूदा हुकूमत भी कर रही है, पहली हुकूमतें भी करती रही हैं। तो इसकी वजह सिर्फ यही थी कि ये अब जब अपोजिशन में होते हैं तो उस वक्त इनको याद होता है कि इन्होंने आज़ादी सहाफ़त की बात करनी है, लेकिन जब ये हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर खुद जो है वो आज़ादी सहाफ़त पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब ये इस हवाले से पीका एक्ट में भी कोई तरमीम करके मजीद कोई चीजें लाना चाह रहे हैं। वो ये है कि डिजिटल राइट प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं। उस हवाले से हमारे साथ जो है वो वफाकी वजीर अतलात नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब की भी मुलाकात हुई। उन्होंने हमसे पूछा, हमने कहा कि हम तो खुद जो है सोशल मीडिया के हवाले से सहाफ़ियों के ऊपर जो है वो हमले हो रहे हैं, सहाफ़ियों की ट्रोलिंग हो रही है, हम खुद इसका जो है शिकार है। तो हम तो चाहते हैं कि इस तरह की अथॉरिटी बने, लेकिन इस हवाले से सबसे पहले अगर कोई मसवदा तैयार किया जाए तो वो हमारे साथ शेयर किया जाए, हम उसको देखें कि वो मसवदा क्या है, वो उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो जिससे आज़ादी सहाफ़त पे कोई आँच आएगी। तो ये हमारी मीटिंग हुई, लेकिन अभी तक मसवदा हमारे सामने नहीं आया, लेकिन हुकूमत जो है वो लाने की कोशिश बहरहाल कर रही है। तो जब मसवदा सामने आएगा तो जो हमारे तहफ़्ज़ात होंगे हम उस पर हर हाल में बात करेंगे और उसके खिलाफ भी जदोजहद करेंगे। जैसे हम पहले PTI के दौर में हमने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल लाने की कोशिश की गई तो हमने एहतजाज किया। तो बहरहाल ये चीजें जो है वो
صحافت کے حوالے سے ہماری جدوجہد جو ہے وہ اس کو کچھ کوئی ایشو نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے پہلے بھی آزادی صحافت کی جنگ لڑی ہے, اب بھی لڑیں گے, لیکن چونکہ اب ملکی سیاسی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ملک میں ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ ملک میں اسٹیبلٹی آئے, ملک معاشی طور پر مستحکم ہو. وہ ملک اندر بھی اور ملک سے باہر بھی حکومت کو جو ہے وہ پریشان کرنے کے حوالے سے ان کی ٹیمیں سوشل میڈیا پہ بھی اور اس کے علاوہ بھی کام کر رہی ہیں, اور آئے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی احتجاج کی کال دے دیتے ہیں. اچھا طارق علی بھائی, احتجاج کی کال دے رہا ہے, دوسرا جو کہہ رہا ہے کہ جی احتجاج اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا, اس طرح ہونا چاہیے تھا. اب بشرا بی بی کی انٹری ہو گئی ہے, ساتھ علیمہ خان کے بھی بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں. تو جو ان کے قائد ہیں جو سالہ سال سے اس پارٹی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, ان میں بھی تو تحفظات ہیں, وہ بھی نہیں چاہتے کہ اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں خواتین آگے جو ہے وہ اب لیڈ کریں. تو چیزیں بہت ساری ایسی ہیں کہ خان صاحب خود جو ہے وہ اپنے جو ان کے قائدین ہیں ان پہ اعتماد نہیں ہے. اچھا طارق علی بھائی صاحب آپ سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں, کبھی کسی کو سیکٹری اطلاع بنا دیا جاتا ہے, کبھی کسی کا عہدہ چینج کر دیا جاتا ہے. تو یہ صورتحال ہے کیونکہ خان صاحب خود اندر ہیں اور جیل میں ہے, تو اس وجہ سے وہ کسی دوسرے پہ اعتماد نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال سامنے آئی. اچھا غلام رسول صاحب آپ سے پوچھوں گا, جو انٹرنیٹ کی سچویشن ہے, انٹرنیٹ انتہائی سست روی کا شکار ہے, جو ہی دھرنے کی کوئی کال دی جاتی ہے تو انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے, اس سے عوام کو بہت ساری مشکلات ہیں, اور فری لانسر جو ہیں جو انٹرنیشنلی کام کاج کرتے ہیں ان کے لیے بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں. اس حوالے سے پریویس ڈیز میں بھی جو فری لانسرز ہیں انہوں نے بڑا اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا, اور انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ ہمارے جتنے بھی جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے کوئی بنگلہ دیش یا انڈیا چلے جاتے ہیں, تو اس سے ہمیں بہت سارا اور ملک کی معیشت کو بھی نقصان ہو رہا ہے. اس حوالے سے کوئی کیا پالیسی بن رہی ہے, کیا صحافی کوئی اس حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے بہت سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ آن لائن کام کرتے ہیں, اور پاکستان کے میں جو ہے آن لائن کرنے والے ہمارے ساتھی ہیں وہ دوسرے ممالک کی نسبت جو ہے وہ ان کے کو پیمنٹ بھی کم ملتی ہے, تو وہ بہت سارا جو پیسے ہیں وہ اس سے کماتے ہیں, ان کے روزگار کا بھی ایشو ہے, اور باہر سے صاف ظاہر ہے جو پیسے آتے ہیں اس سے ملک کی معیشت بھی بہتر ہوتی ہے. ٹھیک غلام, اس لیے بہت طارق صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. بہت ساری کمپنی ہیں جن کو مسائل ہیں, اور دیکھیے اگر حکومت کی طرف سے کوئی فائر وال یا دیگر چیزیں کی گئی ہیں تو اگر سیکورٹی کے حوالے سے وہ کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس سے کوئی نہ کوئی مسائل جو ہے وہ پیدا نہیں ہونے چاہیے. لوگوں کو روزگار کا ایشو نہیں ہونا چاہیے, اور دیگر چیزیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے جس سے لوگ پریشان ہوں, ان کا روزگار جو ہے وہ اس میں کسی قسم کا خلل آئے. صحیح, ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. غلام رسول صاحب میں آپ سے ہی اسی کوشچن کو پوچھوں گا, اور ساتھ اس حوالے سے صحافی کیا کر سکتے ہیں, کیا اس کو باور کروانے کے لیے کون سی چیزیں جو ضروری ہیں وہ کرنی چاہیے, اور ساتھ جو اگر مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے, مشترکہ اجلاس میں یہ بل منظور کرانے کی حکومتی یقین دہانی کروائی گئی ہے مولانا فضل الرحمان کو, اور جس اعتبار سے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم اتوار کے دن اس حوالے سے فیصلہ کریں گے, اگر حکومت کی طرف سے جواب نہیں آتا تو ہم نے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کرنا ہے یا نہیں. تو کیا سمجھتے ہیں, حکومت کو ایک تھریٹ سی فیل ہو رہی ہے یا نہیں؟ اور جی دیکھیں, اب یہ جو پہلے مرحلے میں ہم انٹرنیٹ کے حوالے سے طارق صاحب بھی جس طرح بات کر رہے تھے, بہت بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کے عوام کو, کروڑوں روپے کا, اربوں روپے کا, خاص طور پر جو فری لانسر ہیں وہ انٹرنیشنلی مختلف INGOs میں مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کا کام ڈسٹرب ہوا ہے, اور یقینی طور پر یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کہ گزشتہ 3-4 ماہ سے یہ صورتحال ہے, پاکستان کے مختلف شہروں سے, دیہاتوں سے اس طرح کی شکایات موصول ہو رہی ہیں, اخبارات میں خبریں لگتی ہیں, سوشل میڈیا اس حوالے سے بنا ہوا ہے کہ لوگ پیکیجز کرتے ہیں لیکن وہ ان کا نیٹ سست رفتاری سے چلتا ہے. خوف کس چیز کا ہے, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت کس خوف کا شکار ہے. کیا کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال ہمارے پاس کوئی خونی انقلاب آنے لگا ہے کہ حکومت اسے روک رہی ہے؟ دیکھیں, جب آپ نے فائر وال کا بھی انتظام کر لیا ہے اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ نے قوانین بھی بنا لیے ہیں کہ فیک نیوز جو ہے اسے اگر کوئی پھیلاتا ہے تو اسے روک تھام کرنے کے لیے سزاؤں کا تعین بھی ہو چکا ہے, تو آپ ان پہ عمل درآمد کریں. یقیناً یہ صورتحال ہے کہ فیک نیوز میں پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ پنجاب کالج کا جو واقعہ پیش آیا وہ فرضی واقعہ تھا, لیکن اس پہ
एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और एक दो लोग भी जान से गए, बड़ा नुकसान भी हुआ। तो ये इसके रोकने के लिए हुकूमत के पास टूल्स हैं, उनको अप्लाई करें। आप ट्विटर पे पाबंदी लगा देते हैं, वीपीएन पे तो लोग चला रहे हैं। खुद वजीर आजम साहब का रोजाना की बुनियाद पे जो सोशल मीडिया एक्स पर बयान जारी होता है, वो खुद एक्स पर आते हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आते हैं। जब आप खुद वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं तो लोगों को फिर आप किस तरह रोक सकते हैं? तो यानी कहने का मकसद कि ट्विटर को या फिर आप टिकटॉक को बैन करके कुछ हासिल नहीं कर सकते, या तो फिर जिस तरह के आपके अज़ाइम थे और इमरान खान साहब जब आए थे तो वो चाइना मॉडल का मीडिया लाना चाह रहे थे कि भाई स्टेट मीडिया होगा, बाकी मीडिया फारिग। सऊदी अरब में इस तरह है तो गवर्नमेंट सतह पर मीडिया होगा, बाकी मीडिया फारिग। या तो आप इस तरफ चले जाएं, अगर नहीं जाते तो मेहरबानी करें अगर अपनी खबरें चाहिए तो उसके लिए डेफिनेटली ऐसा ही मॉडल बना सकते हैं। जी हाँ। तारिक अली विरक साहब, आपसे महंगाई के हवाले से पूछूंगा, क्या समझते हैं इस्लामाबाद में रहकर तमाम तर चीजें जो आप मॉनिटर कर रहे हैं उसमें महंगाई में कितनी कमी हो रही है? क्या आम आदमी को कोई फायदा पहुंच रहा है? और साथ अगर नेशनल असेंबली की बात की जाए तो क्या कोई आम आदमी के लिए भी कोई आवाज उठाई जा रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से? अगर हुकूमती जमातें देखें उनकी जानिब से मेरे ख्याल में तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? देखिए जी, महंगाई के हवाले से हुकूमती जो अदाद-ओ-शुमार है वो तो आपके सामने है। वो हुकूमत की तरफ से तो कहा जा रहा है कि जी महंगाई जो है सिंगल डिजिट पे आ गई है और हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भी रिकॉर्ड कायम कर रही है, लेकिन ग्राउंड पे चीजें कुछ और नजर आ रही हैं और लोग जो है वो महंगाई से तंग आए हुए हैं। वो उनका कहना है कि सिर्फ हुकूमती बातें ही हैं और बहुत सारी चीजें जो है वो पहले से महंगी हो रही हैं। उसमें छोटी छोटी जो जरूरत की चीजें हैं वो भी महंगी है, जिसमें आप घी ले लें और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पहले से महंगी हुई हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अब सिर्फ हुकूमती बयानों से तो चीजें नहीं चल रही। अगर आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा उस तरह से तो आवाम कैसे मानेगी कि महंगाई कम हो गई है? तो आवाम तो उस तरह से देख लें, आप किसी मार्केट का सर्वे कर लें, आप देख लें तो चीजें आपको उस तरह से नहीं मिलेगी। अगर महंगाई कम है तो जो कानून करने वाले अदारे हैं या दीगर अदारे जो है वो इस पे अमल दरामद तो करवाए ना। फिर ये तो नहीं है कि अगर कोई अपनी मर्जी से कोई रेट तय करता है तो उस पे अमल दरामद ही नहीं होता। हर बंदा अपनी मर्जी से चीजें जो है वो फरोख्त कर रहा है। तो देखिए चीजें हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है कि उनके खिलाफ बात ना हो, वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म करे और महंगाई कम करने की कोशिश की गई है तो अच्छी बात है। महंगाई कम करने में हुकूमती जो अदाद-ओ-शुमार है वो तो बेहतर नजर आ रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे चीजें हैं उनको भी बेहतर करना है और ये काम हुकूमत का है। वो तो अपोजिशन ने नहीं कर रहा है, वो तो हुकूमत नहीं कर रहा है। तो इस हवाले से नेशनल असेंबली के इजलास में भी अपोजिशन के जो लोग हैं वो इस पे बात करते हैं। वो कहते हैं कि बताया तो ये जा रहा है कि महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट पे आ गई, लेकिन ग्राउंड पे वो चीजें नजर नहीं आती और अपोजिशन के लोग भरपूर इस चीज का इजहार करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ देखिए पहले से चीजें बेहतर जरूर हो रही हैं। पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर हो रही है, पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल लेवल पे नाम है वो भी बेहतर हो रहा है। आप देखिए शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ है, उससे जो पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तान ने इंतजाम किए और अपने मेहमानों को जिस तरह से उन्होंने एंटरटेन किया वो तमाम इसको अप्रिशिएट कर रहे थे। और दीगर ममालिक के जो वजीर आजम है और आपने देखा कि बेलारूस के भी वो सदर आया और दीगर ममालिक के भी वक्त खुद आए, तो चीजें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन महंगाई के हवाले से हुकूमती जो इक़दामात हैं वो उस तरह से अमल दरामद के हवाले से नहीं है जिस तरह से होने चाहिए। अच्छा गुलाम रसूल साहब, आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा महंगाई के हवाले से ही। क्या आप समझते हैं कि जिस तरह स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन है ये अगर महंगाई पर बात करे, जितने इश्यूज हैं उन पर बात करे, ना सिर्फ अपनी क़यादत को बचाने के लिए, क्योंकि अगर मैं और आप देखें तो जितने जलसे जुलूस हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो टारगेट किया जाता है, जो बात की जाती है वो अपनी क़यादत के लिए बात की जाती है। क्या इससे हटकर कोई बात की जाए तो वो आवाम के लिए बेहतरी नहीं होगी? बदकिस्मती से इस वक्त अवाम किसी के भी एजेंडा में नहीं है, और अपोजिशन हो हुकूमत हो, लेकिन हुकूमत तो आज दावा कर चुकी है। आज अभी मैं रिपोर्ट खबर फाइल करके आया हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि 3.5% जो है वो महंगाई जो है वो कम मजीद हो गई है और नतीजे में हमारी सूरत हाल जो है वो बेहतरी की जानिब जा रही है। हुकूमती शुमारियात डिवीज़न हर हफ्तेवार जो है वो
अपना जो पेश कर रही है जिस तरह की रिपोर्ट, उनमें तो वो कीमतें थोड़ी बहुत नीचे होना फिर ऊपर होना, इस्तेकाम होना, वो जिक्र होता है। लेकिन ये हकीकत है कि जो माजी करीब में जो सूरत हाल बन गई थी उससे कुछ बेहतरी आई है, लेकिन फिर भी महंगाई, खास तौर पे बिजली की कीमतों में इजाफा, उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। आम लोग जो है अपनी चीजें बेचकर, अपने जो फर्नीचर बेचकर भी उन्होंने बिल अदा किए। गुज़िश्ता 3-4 माह में पूरे पाकिस्तान से आपने सुना कि लोग चीख रहे थे। तो उस तरफ भी हुकूमत को ख्याल रखना चाहिए, और अगर वाकई हम जो है बेहतरी की जानिब जाने, मैशत बेहतरी की जानिब जा रही है, तो उससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मौजूदा सिस्टम जो है उससे बरकरार रहना चाहिए, और पाकिस्तान किसी भी बड़ी इस तरह की एजिटेशन या बड़ी हड़तालों का मुतमल नहीं हो सकता। जिस तरह जो माशी सूरत हाल हमारे यहाँ है, तो उससे बेहतर होने के लिए वक्त दरकार है, और यकीनी तौर पर हुकूमत पे काम कर रही होगी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आम लोग किन मुश्किलात का शिकार है वो सही तरीके से ना अपोजिशन को पता है ना हुकूमत को पता है। उससे पहले आपने एक सवाल किया था मदारस के हवाले से, वो तारिक साहब के पास चला गया था, लेकिन ये कि वो मदारस के हवाले से बिल जो है एक बार फिर सदर ममलिकत ने वापस भिजवा दिया है एतराज लगाकर। लेकिन मौलाना साहब ने एजिटेशन और रस्तों में जाने का जिक्र भी किया है, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसी नौबत तो आ पाएगी। उससे पहले मुझे लगता है कि ये बिल है जो है उस पर सदर सही साइन कर लेंगे। ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने सुना, इस हवाले से फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तारिक अली विर्क प्रेसिडेंट हैं आप RIUJ के, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम रसूल साहब आप स्टूडियो में आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। थैंक यू सर जी। तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया।